हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ प्रकृति के प्रमुख कवि, छायावादी कवि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई कविता कक्षा 9 की ग्रामश्री पर चर्चा करूंगी। कविता पर चर्चा करने से पूर्व सुमित्रा नंदन पंत जी का संक्षिप्त जीवन परिचय हम जान लेते हैं। छायावादी कविता के आधार पर उन्हें छायावादी आधार स्तंभ कहते हैं। इनका जन्म 1900 में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। बनारस और इलाहाबाद से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में ये कूद पड़े। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णाधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन तथा चिदंबरा। ये काव्य रचनाएं हैं और कविता जैसे शीर्षक ही ग्रामश्री है। ग्रामश्री जो हरियाली से पूर्ण होता है, जिसमें बहुत से बगीचे होते हैं, खेत होते हैं, ऐसे ही उत्तरांचल के एक गांव का वर्णन यहाँ कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उसकी शोभा को, उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिलकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। कवि गांव के हरियाली का, सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गांव के खेतों में दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है और उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हुई ऐसी प्रतीत होती हैं मानो चांदी की कोई सफेद जाली उनके ऊपर फैला दी हो। हरे रंग के तिनके जब हवा चलती है उसके वेग से हिलते हैं तो उस हिलने के कारण से, लहरें लेने के कारण से उनमें हरे रंग में मिश्रित लालिमा दिखाई देती है, जिसे हिल हरित रुधिर, क्योंकि रुधिर का, रक्त का रंग लाल होता है और हमारे जितने भी तिनके, पेड़ पौधे हैं उनका रंग हरा होता है। विरोधाभास अलंकार है। यहाँ लालिमापूर्ण झलक दिखाई दे रही है और हरी भरी पृथ्वी स्वच्छ आकाश के नीले प्रतिबिंब से आच्छादित है, अर्थात ढकी हुई है। आकाश का नीला प्रतिबिंब उसे आच्छादित किए हुए है या उस पर प्रतिबिंबित हो रहा है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। रोमांचित से लगती वसुधा। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस वृक्ष पर फल लद जाते हैं वह झुक जाता है, अर्थात मनुष्य के विषय में भी ऐसा कहा जाता है, जो बहुत ही गुणी होता है वो बहुत ही विनम्र स्वभाव का होता है, झुका हुआ होता है। तो यहां चूंकि वसुधा, धरती पर गेहूं और जौ में बाली आ गई है, फल आने लगा है, किंकिणियां, दाना पड़ने लगा है, इसलिए वह पुलकित हो उठी है, रोमांचित प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। अरहर सनई की सोने की, अरहर और सनई के पौधे, पीले रंग के दाल जो होती है अरहर की, पीले रंग की स्वर्ण जैसी दिखाई देती है, किंकिणियां हैं शोभाशाली, उनमें भी अब फली में पीले दाने पड़ने लगे हैं और वो भी धरती की इस
माँ के सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रही है, वसुधा के सौंदर्य को रोमांचित कर रही है, पुलकित कर रही है, प्रसन्नता प्रदान कर रही है, खुशी प्रदान कर रही है, सुंदरता बढ़ा रही है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, सरसों के पौधे उधर लगे हुए हैं, उनमें पीले फूल आ गए हैं, जिनके पास से गुजरने में तेल की गंध महसूस की जा सकती है। और हरी भरी धरती से नीले नीले तीसी की, नीलम की कली, अलसी के पौधों को कहते हैं तीसी, तीसी के पौधों पर भी नीले फूल आ गए हैं, जो वसुधा के सौंदर्य को शोभायमान कर रहे हैं, उसकी आभा को बढ़ा रहे हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली में पेटियों सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी फिरती हैं, रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। रंग बिरंगे फूलों में रिलमिल, हरी भरी धरती है, रंग बिरंगे फूलों से शोभायमान हो रही है। और उधर मटर के पौधे ऐसे लग रहे हैं, ऐसे प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं जैसे कोई दो सखियां आपस में मिल गई हो, और उसमें वो फलियां जैसे पेटियों के अंदर दाने भरकर रख दिए गए हो, लटका दिए गए हो, ऐसे वो धरती के सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। छिमियां छिपाए बीज लड़ी, अर्थात उन मटर की फलियों में मटर के दाने छिपाए हुए ऐसे कोमलता से दिखाई दे रहे हैं कि जैसे उन दानों को छिपाकर वो लटक रहे हो। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग बिरंगी तितलियां यानी फूल, जब हवा चलती है तो डंठल फूल पौधे हिलते हैं और ऐसा लगता है कि मानो वो एक फूल इस शाखा से उतरकर दूसरी शाखा पर स्वयं ही जाकर बैठ गया हो। फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, एक डाली से, एक वृंत से दूसरी डाली पर उड़कर जैसे वही रंग बिरंगा फूल यहां से उड़कर वहां दूसरी डाली पर बैठ गया हो, धरती के वसुधा के सौंदर्य को बढ़ा रहा हो। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरों की डाली, जल रहे ढाक पीपल के दल, वसंत ऋतु आ गई है यहाँ। हो उठी कोकिला मतवाली, बहके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। सभी तरह के फल, सभी तरह की सब्जियों का आनंद हमने यहाँ ले लिया है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से आम के पौधे पर अब बौर आना शुरू हो गया है, जो चांदी जैसा कभी दिखाई देता है और सोने की उस पर मंजरियां लटकी हुई दिखाई देती हैं। और उसी मौसम में कोयल कूकती हुई नजर आती है। और उस समय जब कोयल कूकती है तो ऐसा कहा जाता है कि 7 स्वरों में सबसे मधुर स्वर पंचम स्वर होता है, और उस समय कूकती हुई कोयल उस मधुर स्वर अर्थात पंचम स्वर में कूकती हुई प्रतीत होती है। हो उठी कोकिला मतवाली, मतवाली होकर कोकिल कूक रही है। और इसी मौसम में महके कटहल मुकुलित जामुन, जामुन पर भी फूल आने लगे हैं, कटहल खिलने लगे हैं। जंगल में झरबेरी झूली, जंगल में जो जंगली बेर होते हैं, छोटे छोटे स्वादिष्ट बेर होते हैं, खट्टे मीठे, वो भी उन पर झूलने लगे हैं। फूले आड़ू, आड़ू के पेड़ पर भी फूल आने लगे हैं, नींबू पर भी, और दाड़िम कहते हैं अनार पर भी फूल अब आने लगे हैं, खिलने लगे हैं, यानी फल आने की तैयारी शुरू हो गई है। और उधर आलू गोभी बैंगन मूली सभी पर्याप्त मात्रा में हमें सब्जियां भी प्राप्त हो रही हैं, जो धरती के सौंदर्य को यहाँ खिली हुई दिखाई दे रही हैं और अत्यधिक शोभायमान कर रही हैं। पीले 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 मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मैं धनिया, लौकी ओसे फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। पीले अमरूद, सर्दी के जो अमरूद होते हैं उसमें लाल चित्तियां पड़ जाती हैं। इस समय में जो पाला पड़ता है, ठंड पड़ती है, उसके कारण से रंग बदलने लगता है, मीठे होते हैं। अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर। अभी आगे शिवरात्रि भी आने वाली है, तो बेर जो है वो भी पककर सुनहरा रंग उन्होंने ले लिया, मिठास उनमें उत्पन्न हो गई है। अमली के तरु की डाल जड़ी,
और आंवले का जो पेड़ है वो आंवलों से जड़ गया है, पूरी तरह से भर गया है। जड़ना यानी लद गए हैं उस पर। लह लह पालक, पालक लह रहा है, धनिया की महक चहुओर सुवासित हो रही है, महका रही है वातावरण को। लौकी सेम फैली, लौकी की और सेम की जो लताएं हैं वो भी अब ऊपर चढ़ने लगी हैं, अपने यौवन को प्राप्त करने लगी हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, टमाटर जो अभी छोटे छोटे थे, कच्चे थे, हरे रंग के थे, वो भी अब लाल रंग लेकर मखमल अर्थात कोमलता को और बड़े होने लगे, अपने यौवन को प्राप्त करने लगी हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चों के पौधों पर एक पर ही कई सारी मिर्च लग जाती हैं तो वो ऐसी लगती हैं जैसे थैली में मिर्च भरकर यहाँ लटका दी गई हो, यानी वो भी पौधा जो है मिर्च का वो भी मिर्चों से लद गया है। बालों के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। बालू के सांपों से अंकित, अभी आप देखेंगे आगे अप्रैल मई का जो मौसम होगा, तेज हवाएं चलेंगी, धीरे धीरे वही लू में परिवर्तित हो जाएंगी। और जहां हम यदि नदी के किनारे पर जाएं, जहां रेतीली धरती होती है, तो वहां से यदि हवा गुजर जाए तो एक ऐसा लहर जैसी छवि अंकित कर जाती है, जिसको लगता है देखकर ऐसा कि मानो यहां से कोई सांप अभी होकर गुजरा है। बालू के सांपों से अंकित, बालू पर सांप की छवि अंकित करती हुई हवा दौड़ जाती है। गंगा की सतरंगी रेती, गंगा के किनारे की रेत धूप का जब प्रतिबिंब पड़ता है तो वो 7 रंगों की छटा प्रिज्म की तरह हमें दिखाती है। सुंदर लगती सरपत छाई, वहां पड़ी हुई सुंदर सरपत यानी घास फूस तिनके। तट पर तरबूजों की खेती, तट पर जो गंगा के किनारे पर तरबूजों की खेती की जा रही है, वहां घास फूस भी पड़ी हुई बहुत सुंदर प्रतीत होती है। अंगुली की कंघी से बगुले, बगुले जो है वो जल में हैं और अपने पंजों से ही अपने सिर में जैसे कंघी कर रहे हों। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, अपने कलगी को संवारते हुए से प्रतीत होते हैं। तिरते जल में सुरखाब, जल मुर्गी जल में तैर रही है, पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। मगरोठी चक्रवाक पक्षी, सुरखाब चक्रवाक को कहते हैं, मगरोठी जल मुर्गी को कहते हैं। ये भी वहां जल का गर्मी से आनंद ले रहे हैं और ठंडक का अनुभव कर रहे हैं। और काव्यांश का अंतिम काव्यांश, कविता का अंतिम काव्यांश है। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशिकी, तारक सपनों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। हसमुख हरियाली हिम आतिप, सर्दी, आज का मौसम आप देखिए सर्दी का, इसमें धूप बड़ी अच्छी प्रतीत होती, सुख प्रदान करने वाली होती है। हसमुख हरियाली, हरियाली से पूर्ण गांव दिखाई दे रहा है, उस पर धूप अपनी ऊष्मा बिखेर रही है, जो हिम सर्दी से हमें थोड़ा निजात दिलाती है और हमारे शरीर को, उन पौधों को ऊष्मा प्रदान करती। आतप यानी तप, ऊष्मा प्रदान करती है, गर्मी का अनुभव करवाती है। सुख से अलसाए से सोए, मनुष्य भी यदि धूप में लगातार बैठा रहे तो उसे आलस आता है और मन करता है चलो धूप में थोड़ा नींद का आनंद ले लिया जाए। ठीक वैसे ही पौधे, ये जो हरी भरी धरती दिखाई दे रही है गांव की, ये सुख का अनुभव करती हुई ऐसा लग रहा मानो आलस में आ गई है। धूप के कारण से, ऊष्मा के कारण से सुख का अनुभव करते हुए आलस में आ गई है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, मरकत कहते हैं एक बहुमूल्य रत्न होता है, पन्ना रत्न हरे रंग का होता है। और यहाँ ऊपर से, ऊंचाई पर से, पहाड़ी पर से कवि उस गांव को देख रहा है, जो ऐसा लग रहा हरियाली से परिपूर्ण है कि मानो किसी डिब्बे में बहुत सारे पन्ना रत्न भर कर रख दिए गए हों, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। और इस मरकत डिब्बे से भरे हुए, मरकत से भरे हुए इस डिब्बे के ऊपर, इस गांव के, हरियाली से पूर्ण गांव के ऊपर नीला नभ इसको आच्छादित किए हुए है, अपने आवरण से ढके हुए है। निरुपम यानी अनुपम सौंदर्य, हिमांत, हिम का अंत है, सर्दी का अंत है, में स्निग्ध तरलता से पूर्ण शांत गांव है। यह, इसका सौंदर्य अपनी शोभा से, निज शोभा से किसी भी मनुष्य का मन अपनी ओर आकर्षित
करता है। हरता निज निज शोभा से हरता जनमन। प्रत्येक मनुष्य का मन अपनी ओर आकर्षित करता है, मोहता है। अब हम आ जाते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? हरियाली से भरे वातावरण, खेतों में लहलहाती फसलें, फूलों और फलों से वास्तविक चित्रों का वर्णन कवि ने विविधता के साथ यहां किया है, जिसके कारण से यह गांव अत्यंत सौंदर्य से पूर्ण है। और यह सौंदर्य ऐसा है कि अनायास ही किसी भी मनुष्य के मन को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वैसे तो सभी ऋतुओं का किया गया है, सर्दी गर्मी सबका किया गया है। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? मरकत शब्द का अर्थ होता है, मरकत अमूल्य रत्न पन्ना होता है जिसका रंग हरा होता है। कवि ने गांव के हरे भरे खेतों को देखकर उनकी तुलना हरियाली से पूर्ण बहुमूल्य रत्न पन्ना से की है। गांव धन धान्य खुशहाली से पूर्ण है, हरे भरे खेत हैं, अनाज से भरा पूरा है, फल फूल सब्जियों से पर्याप्त मात्रा में भरा पूरा है, धन उपजाने वाला है। वो कहते हैं ना, सोना उगलने वाली धरती है वहां की। और इन्हीं सब कारणों से कवि ने गांव को, जो कि हरियाली से पूर्ण है, मरकत डिब्बे सा खुला हुआ ग्राम कहा है। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकिणियां यानी करधनी जैसे, जो कमर में पहनने वाला एक आभूषण होता है जिसमें घुंघरू बजते हैं, उसको करधनी कहते हैं, उसकी तरह धरती के मध्य में यह शोभायमान हो रही है, इसीलिए इसको करधनी की संज्ञा यहाँ दी गई है। भाव स्पष्ट करना है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। गंगा तट पर दूर दूर तक फैले रेत सूर्य की किरणें और हवा का झोंका निकलने से 7 रंगों वाली दिखाई देती और ऐसा लगता है कि इस रेत पर हवा के कारण से ऐसी लहरें अंकित हो गई हैं मानो सांप की आकृति वो छोड़ गई हो। उन लहरों को देखकर मानो रेत पर सांप साक्षात ही यहां से गुजरकर निकले हों, इसलिए उनकी छवि यहां अंकित हो रही है, लहराई जो दिखाई दे रही है। हसमुख हरियाली ही मातिक आतप सुख से अलसाए से सोए। सर्दी की धूप में तीखापन नहीं होता, तीक्ष्णता नहीं होती है, उग्रता भी नहीं होती है, मीठापन होता है, सुहावनापन होता है। हल्की सर्दी में धूप जो होती है हल्की होती है, मन को अच्छी लगने वाली, शरीर को सुख प्रदान करने वाली होती है। उसे देखकर कवि ऐसी कल्पना करता है कि हरे भरे खेतों में धूप आलस्य में भरी सुख की नींद से मानो सो रही है। कौन सा अलंकार है पंक्तियों में बताना? तिलकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा चलन। हरे हरे हिल हरित रुधिर में, हरित में अनुप्रास अलंकार है, हरित रुधिर में विरोधाभास अलंकार है। तिलकों के हरे हरे तन पर रूपक और मानवीकरण दोनों अलंकार हैं। प्रस्तुत कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? उत्तरांचल। आज हम उत्तरांचल कहते हैं। और वैसे तो गंगा के विस्तृत भूभाग पर बसा कोई भी हरियाली से पूर्ण गांव हो सकता है, पर मुझे मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, ऐसा लगता है कि मानो उत्तरांचल का कोई मैदानी गांव होगा जो हरियाली से पूर्ण है। सो इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद। टेक केयर।